बेटा ऑडिट कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अगेन बोलता हूँ, मटेरियल आपको दे दिया है, आप लोग मटेरियल कलेक्ट कर ले, आगे बढ़ेंगे। ऑलरेडी मैंने स्टार्ट किया था, एक लेक्चर लिया था ऑडिट का, ऑडिट की डेफिनेशन, ऑडिट का इंट्रोडक्शन और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ऑडिट के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑडिट की ऑब्जेक्टिव हमने तीन देखे थे, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में तो दो ही चीज पड़ी थी कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस सही प्रॉफिट और लॉस बता रहा है कि नहीं, और बैलेंस शीट आपका ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है कि नहीं, वो चेक करना। ये था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या था? डिटेक्शन ऑफ एरर एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड देयर प्रिवेंशन। गलतियों को कैसे ढूंढना है और उससे बचना कैसे है, ये काम होता है। फ्रॉड से कैसे बचना है और फ्रॉड को फाइंड कैसे करना है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बाकी है। तो अपन ने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ एरर कवर किया था, टाइप्स ऑफ एरर में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ एरर के अंदर अलग अलग प्रकार के एरर पड़े थे, आप लोग चार्ट देख लो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि भाई एरर कौन सी होती है और एरर कौन सी होती है, एरर कौन सी प्रकार की होती है। तो मैंने बताया था कि एरर टाइप्स ऑफ एरर में पहली थी क्लरिकल एरर, यानी जो छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, डुप्लीकेशन एरर, कंपेंसेशन एरर, ट्रायल बैलेंस एरर। उसके बाद देखेला एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है आपको कायदे ही नहीं मालूम, अपने अकाउंट के प्रिंसिपल को गलत ले लिया, तो उसको ढूंढना कैसे है, उससे बचना कैसे है और एरर कैसी हो सकती है। ये हमने लास्ट टॉपिक में कवर किया था। आज हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे फ्रॉड, कि भाई फ्रॉड कैसे होते हैं, उसको डिटेक्ट ढूंढना कैसे है, एंड व्हाट आर द प्रिवेंशन, उससे बचा कैसे जाए, उसको ढूंढा कैसे जाए। क्लियर? तो ऑलरेडी बिलो में भी पढ़ चुके हैं फ्रॉड का मतलब क्या होता है, इंटेंशनली गलत करना। देखो फ्रॉड मींस फॉल्सिफिकेशन ऑफ फैक्ट, यानी हकीकत को गलत बताना, विद डेलिबरेट इंटेंशन टू चीट समवन, यानी तुम्हारा मकसद ही था कि तुम्हारे इसमें घोटाला करना है। तो फ्रॉड दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एम्प्लॉय फ्रॉड। एम्प्लॉय फ्रॉड का मतलब अपने वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉई जो फ्रॉड करते हैं कंपनी में, उसको बोला जाता है एम्प्लॉय फ्रॉड। दूसरा आता है मैनेजमेंट फ्रॉड। मैनेजमेंट का मतलब टॉप लेवल वाले डायरेक्टर्स हो, शेयर होल्डर हो, मैनेजर्स हो, वो किस प्रकार का फ्रॉड करते हैं। शेयर होल्डर तो आएंगे नहीं, बट जनरली डायरेक्टर और मैनेजमेंट के हाथ में होता है। तो एम्प्लॉय फ्रॉड भी दो प्रकार में, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश यानी केस में घोटाला मारना, क्योंकि लोअर लेवल का काम है। एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स और एनी असेट, या तो माल के अंदर या तो मिलकत के अंदर लोचे मारना। क्लियर? मैनेजमेंट फ्रॉड में क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, अकाउंट के अंदर घोटाले मारना। बेसिकली अगर आपको इसका हेडिंग याद होता है तो अंदर तुम ऑटोमेटिकली लिख सकोगे। मैंने बोला जिसका 11th-12th का अकाउंट का बेस पक्का है, उसको ऑडिट से इजी सब्जेक्ट कोई नहीं मिलेगा। बिकॉज मैंने पहले ही लेक्चर में बोला था कि ऑडिट प्योर थियरी है, टीवाई तो नहीं। आप लाइफ टाइम भी ऑडिट पढ़ोगे तो ऑडिट में सम नहीं आएंगे। ऑडिट के अंदर प्योर थियरी है, मगर वो थियरी जो आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो। तो देखो स्टार्ट करते एम्प्लॉय फ्रॉड। उसमें पहला आता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, यानी केस के अंदर कैसे घोटाले हो सकते हैं। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। Misappropriation of case can be made by misappropriation of case by recording payment even though no cash payment is made. पॉइंट समझो, ये खर्चे के तौर पे कि आपको एक्सपेंस कैसे बताना है। तो कॉमन है यहाँ पे पहला पॉइंट क्या होता है कि तुमने कोई कैश पेमेंट किया ही नहीं है, आपके पास से कुछ रोकड़ा गया ही नहीं है, फिर भी आप बता रहे हो कि आपके पास से कैश चले गया है। तो कैसे कैसे करते हैं, तो इसमें अलग अलग सब पॉइंट आते हैं। पहला आता है फिक्टिशियस पेमेंट। फिक्टिशियस पेमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई जात का पेमेंट हुआ ही नहीं है, फिर भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लूंगा ताकि समझ में आएगा। आप दिन में सिर्फ 2 टाइम चाय पीते हो बिजनेस वाउचर में से, जिसको पेटी एक्सपेंस बोलते हैं, परचूरन खर्चा बोलते हैं।
तो आपने संडे के दिन दुकान ही नहीं खोली है, मैं लोअर लेवल पे जाऊंगा, कंपनी पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि कंपनी आपके ऊपर जाएगा, तो लोअर लेवल पे जाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे लोचे हो सकते हैं। आपने संडे दुकान ही नहीं खोली है ना, आपने बता दिया कि भाई मेरे और 5 एम्प्लॉय की 2 वक्त चाय आई 100 रुपए, इसका मतलब आपकी दुकान ही खुली नहीं थी, आपने चाय नहीं पी, आपने अपने एम्प्लॉय को 5 कारीगर को चाय नहीं पिलाई, फिर भी तुमने 100 रुपए का वाउचर बना डाला। इसको बोलते हैं फिक्टिशियस पेमेंट। देखो लिखा हुआ है, अंडर दिस मेथड देयर इज नो पेमेंट मेड बट पेमेंट इज रिकॉर्डेड। एग्जाम्पल, नथिंग इज पेड फॉर पोस्टेज इवन दो इट इज रिकॉर्डेड दैट 100 इज पेड फॉर पोस्टेज। आगे एग्जाम्पल दिया मैंने, कंपनी का बताया, तुमको चाय वाला प्रैक्टिकल बताया। दूसरा होता है ऑल्टरेशन ऑफ फिगर इन वाउचर। ऑल्टरेशन का मतलब चेंजेस करना, फिगर मीन्स आंकड़े, वाउचर का मतलब बिल। आपके पास जो बिल है, बिल के अंदर घोटाले मार देना। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, आपने 20 रुपए का पेमेंट करा, वाउचर बनाया, 20 रुपए का आपका खर्चा हुआ, तो आपने 20 के आगे एक वाउचर तो बना दिया, उसके बाद अपने से क्या कर लिया, पेन से 20 के आगे एक और जीरो बढ़ा दिया। इसका मतलब वाउचर अब कितने का हो गया, 200 रुपए का हो गया। इसका मतलब एक्चुअली तुमने पे कितने करे, 20 रुपए, तुम बिल कितने का बता रहे हो, 200 रुपए का, तो 180 रुपए का तुमने पेमेंट ज्यादा बता दिया। ये एम्प्लॉय करते, देखो लिखा हुआ है, मैंने बोला ना खाली मेन पॉइंट समझोगे, अंदर कुछ भी लिख सकते हो। अंडर दिस मेथड फिगर इन ओरिजिनल वाउचर आर चेंज। एग्जाम्पल, पेमेंट फॉर कार्टेज पेड इज 20 but voucher is 20 is altered and shown as 200, that's 180 are misappropriated। उसके बाद तीसरा आता है पेमेंट ऑफ डमी वर्कर। डमी वर्कर का मतलब क्या होता है कि आपकी दुकान में 3 कारीगर काम करते हैं। अब ध्यान देना, बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक जाऊंगा, तुम्हारे लेवल पे जाऊंगा। तुम कारीगर को रोज का पगार देते हो, तुम कारीगर को रोज का पगार, यानी जितनी हाजिरी भरेगा उतने दिन के पैसे। तो आपकी दुकान में 3 कारीगर काम करते हैं, एक कारीगर को तुम रोज 200 रुपए देते हो, इसका मतलब एक्चुअली तुम रोज 600 रुपए का एक्सपेंस करते हो। आज संडे है, आज आपने दुकान खोली, 3 कारीगर में से सिर्फ 2 ही कारीगर है। कितने कारीगर है, कितने वर्कर है आपके वहां, 2 वर्कर है। फिर भी आपने पेमेंट कितने का बताया, 3 वर्कर का, क्योंकि एक कारीगर तो छुट्टी पे था। फिर भी आपने क्या बताया कि हमने वर्कर को पेमेंट कर दिया। इसको बोलते हैं डमी वर्कर। वर्कर नहीं थे, फिर भी वेस्ट सीट में तुमने उसका पेमेंट बता दिया। तो ये 3 तरीके हैं जिसके जरिए आपने एक्चुअल में केस पे नहीं करा है, फिर भी केस पेमेंट बता रहे हो, तो इस प्रकार हो सकता है। दूसरा होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ केस बाय रिकॉर्डिंग नॉट रिकॉर्डिंग रिसीप्ट। देखो पहले तो खर्चा नहीं करा तो बताया, अब यहाँ पे क्या पैसा आपको मिल रहा है, फिर भी आप नहीं बता रहे हो। एग्जाम्पल, ओमिटिंग केस रिसीप्ट। जैसे आप केस काउंटर पे बैठे थे, एक ग्राहक आया, भाई एक प्रोडक्ट दे दे मेरे को, तो आपने ग्राहक को प्रोडक्ट दे दिया, पैसे ले लिए, अब तुमने बिल नहीं बनाया, बिल नहीं बनाया। 200 रुपए का कोई ग्राहक आके आपके पास से माल ले गया, आपने 200 रुपए का उसको बिल नहीं दिया, उसने मांगा भी नहीं, आपने दिया भी नहीं, तो 200 रुपए सीधा आपने अपने गज्जों में लिख दिया। क्या हुआ, फ्रॉड हुआ ना, कि 200 रुपए आए, फिर भी आप लोगों ने 200 की एंट्री नहीं पाली। देखो लिखा हुआ है, बाय दिस मेथड केस इज नॉट रिकॉर्डेड इवन दो इट इज एक्चुअली रिसीव्ड, नो रिसिप्ट इज इश्यू टू डेटर, नो रिसिप्ट इज इश्यू टू डेटर। 2 मिनट बेटा, ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, आधी कलाक में कॉल करना। पॉइंट नंबर 2, ऑल्टरेशन इन फिगर इन वाउचर। ऑल्टरेशन जो ऊपर पड़ा हुआ वाउचर की फिगर में ऑल्टर कर देना। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि भाई डेटर ने आपको 200 रुपए दिए, कितने रुपए दिए, 200 रुपए। डेटर का मतलब क्या, जो ग्राहक जिसके पास से आपके पैसा लेना बाकी है, तो आपको 200 रुपए दे के चले गए। अब डेटर है, माल तो उसने पहले ही ले लिया था, बिल आपने पहले ही दे दिया था, 200 रुपए दे के चले गया। आपने क्या करा, एंट्री क्या पाली, डेटर आपको सिर्फ 20 रुपए देके गया, 180 आपने बेड डेप बता दिया। एक्चुअल में बेड डेप हुआ नहीं था, फिर भी आपने 180 बेड डेप बता दिया। 20 रुपए का बिल बना के दिया, डेटर 20 रुपए देके चले गया, तो 180 रुपए केस आया, आपने अपने गजवे में रख लिए, एक जात का फ्रॉड हुआ। रिसिप्ट था 200, आपने रिसिप्ट बताई 20 रुपए। तीसरा आता है रॉन्ग अलाउंस रिबेट एंड डिस्काउंट। रॉन्ग अलाउंस रिबेट एंड डिस्काउंट, जैसे एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल पे ही समझना। रिसिप्ट कैसे कम बताएगा कि मेरी दुकान में
मेरे क्लास पे मीनाज भाई फी देना है। अब मेरे क्लास की फी 11,000 रुपए, एग्जाम्पल पे ध्यान देना, मेरे क्लास की फी फर्स्ट ईयर की 11,000 रुपए। मीनाज भाई ने 11,000 रुपए मुझे पेमेंट कर दी। कितने पेमेंट कर दिए? पूरे 11,000। तो मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या बताया पता है? कि मीनाज भाई ने लमसम पेमेंट करा तो मैंने उसको 1,000 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कितने की पाड़ी? 10,000 रुपए की पाड़ी। कितने की पाड़ी? 10,000 रुपए की पाड़ी। तो 1,000 रुपए का क्या हो गया? फ्रॉड हो गया। लेक्चर चालू है, मैं लेक्चर बाद कॉल बैक देता हूँ। क्लियर? समझ में आया? चौथा आता है एडजस्टमेंट ऑफ बेड डे, वो तो मैंने ऊपर डेटर वाले में बता दिया ना। सबसे डेंजर फ्रॉड होता है वो टीमिंग एंड लेडिंग। ये शॉर्ट नोट में अड़ी मार्क में पूछ सकते हैं, टीमिंग एंड लेडिंग। समझना कैसे करता है फ्रॉड, कैसे होते हैं, कैशियर या एम्प्लॉय कैसे फ्रॉड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मीनाज भाई आए, मुझे 2,000 रुपए देके गए। मीनाज भाई आए, मुझे 2,000 रुपए देके गए। तो 2,000 की मैंने एंट्री नहीं पाली, मेरे गजवे में रख ली। अब मैं क्या करता हूं, 2 दिन बाद फैजान भाई आए, वो 2,000 रुपए देके गए। तो मैंने क्या करा, मीनाज के अकाउंट में 2,000 की एंट्री पाड़ दी। पेमेंट कौन देके गया? फैजान। मगर मैंने एंट्री किसमें पाड़ी? मीनाज में। इसका मतलब फैजान के अजू भी 2,000 बाकी है। 2-4 दिन के बाद परवेज भाई आए, 2,000 रुपए देके गए। परवेज भाई आए, 2,000 रुपए दे गए। तो मैंने क्या करा, परवेज में नहीं लिखा, फैजान के अंदर 2,000 की एंट्री पाड़ी। यानी जब तक मेरे पास 2,000 भरने के लिए संभव नहीं है, वहां तक मैं जूने जो नवे ग्राहक आएंगे उनके पास से पैसा लेते जाऊंगा, जूने वालों को एडजस्ट करते जाऊंगा। और जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तब मैं रख दूंगा। पर वहां तक तो मैंने फ्रॉड करा ना, कंपनी के पैसों का गलत इस्तेमाल करा ना। या तो ऐसा बोलूंगा कि जो छिल्ला कस्टमर आया, जैसे छिल्ला कस्टमर हमारा फुरकान आया, 2,000 देके गया, तो मैंने छिल्ले उसके पहले वाले कस्टमर में एडजस्ट कर दिए ने। फुरकान भाई का मैंने क्या बता दिया, बैठ गया, फ्रॉड हो गया। तो ये हुआ फ्रॉड ऑन द बेसिस ऑफ कैश। ये फ्रॉड तो कर लिया, ये तो हमने कर लिया। अब काम आता है ऑडिटर का, कि वो ऑडिटर ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ केस को ढूंढेगा कैसे, डिटेक्ट कैसे करेगा। तो बहुत इजी पॉइंट है। पहला पॉइंट आता है केस बुक की एंट्री और एक्चुअल गलने में कितना पैसा है, दोनों को कंपेयर कर लो, ऑटोमेटिक खबर पड़ जाएगी कितने रुपए का केस का लोचा हुआ है। पॉइंट नंबर 2, पासबुक और केस बुक। जब तुमने पढ़ा था ना 11वें दौर में पढ़ा ना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS बनाते थे ना, केस बुक और पासबुक के तफावत, तो उसको कंपेयर कर लो, ऑटोमेटिक आपको कुछ ना कुछ लोचा मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 3, मैंने बताया था कि डेटर से लोचे लग सकते, क्रेडिटर पे लोचे लग सकते। जैसे एक पॉइंट और पॉइंट यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो अपने मन से, पेमेंट में क्रेडिटर को आपने पेमेंट नहीं कराया, फिर भी आपने बता दिया हमने पेमेंट कर दिया, हो गया ना लोचा। तो डेटर क्रेडिटर को कांटेक्ट करो कि आपने कितने बाकी है, आपने कितने दिए, ऑटोमेटिकली केस का प्रॉब्लम खबर पड़ जाएगी। उसके बाद रिसीप्ट साइड ऑफ केस बुक्स विल बी कंपेयर्ड विद केस बुक, रिसीप्ट बुक, सेल्स रिपोर्ट। बेसिकली जो अपने परचूरन लिखते हैं, जिसको अपने बोलते हैं रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग बुक से चेक कर लो। क्लियर? ये सब समझ में। इस प्रकार से हमारा सीए या ऑडिटर केस को डिटेक्ट करेगा। अब आता है तुम्हारा सवाल कि भाई ऐसे लोचे तो लगते रहेंगे, अब तुम कंपनी चला रहे हो, बड़ा बिजनेस चला रहे हो, आपका कैशियर ऐसे लोचे मार रहा है, आपके एम्प्लॉय ऐसे लोचे मार रहे हैं, तो बचना कैसे है, प्रिवेंट कैसे करना है? तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने इसकी भी आपको राहत दे दी है, जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। यानी ये चीज से बचा कैसे जा सकता है, ये चीज से सुधारा कैसे ला सकता है। तो पहला एक पॉइंट आया, कैशियर शुड नॉट बी अलाउड टू हैंडल लेजर एंड बैंक ऑपरेशन। जो कैशियर होता है उसका काम एक होना चाहिए कि भाई तेरे कैश कलेक्ट करना है, तेरे दूसरा कोई काम हैंडल करना नहीं है। जैसे बड़े बड़े एग्जांपल बहुत दूनी प्रैक्टिकल जाओ, जोया लुकास, कल्याण, वहां चले जाओ, जो कैशियर होता है ना उसका एक काम होता है बिल बनाना और पैसे लेना, और कोई काम नहीं, और कोई काम नहीं। अकाउंट नहीं लिखेगा, लेजर नहीं बनेगा। यहाँ तक के कल्याण ने वहां पे, तो तुम ये भी ऑब्जर्व करोगे कि जो सेल्समैन होता है ना वो बिल लाके देता है, साहब आटला माल बेचो चे आटलो बिल છે, તમે ખાલી केस कलेक्ट करी लो। तो इसमें क्या होगा
बिल बनाने वाला अलग होगा, केस लिख लेने वाला अलग होगा, तो बीच में कोई इंसान नहीं रहेगा, या दोनों दो प्रॉपर काम एक इंसान पास नहीं रहेंगे तो लोचे होने से बच सकेंगे। पॉइंट नंबर 2, रिसिप्ट फॉर केस रिसीव्ड शुड बी इश्यू बाय ऑथोराइज्ड पर्सन अदर देन कैशियर। कैशियर को और रिसिप्ट बनाने वाले दोनों अलग अलग कर दो, क्योंकि कॉमन है, दो लोग मिलके तो फ्रॉड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक की रिसिप्ट 10,000 की बोलती है, केस अकाउंट 9,000 बोलता है, इसका मतलब 100% केस यानी 1,000 रुपए का घोटाला कर पकड़ा जाएगा। क्लियर। पॉइंट नंबर 3, फॉर स्मॉल पेमेंट, जिसको अपने पेटी केस बोलते हैं, पढ़ा था ना पेटी केस, पढ़ा था ना, परचुरन खर्चा માટે જે ચોપડી નોંધવામાં આવે છે તો लिखा हुआ है फॉर स्मॉल पेमेंट पेटी केस बुक शुड बी इंट्रोड्यूस, यानी परचुरन खर्चे के लिए पेटी केस रखो, जिसके अंदर स्पेशल वो पेटी केस के लिए अलग क्लार्क को काम सौंप दो, भाई परचुरन खर्चे तेरे करने के, एक इंसान दो काम नहीं करेगा। सबसे बड़ा पॉइंट, अगर आपका कोई लार्ज पेमेंट होता है तो लार्ज पेमेंट आप चेक से ही करो, क्योंकि चेक से लो या चेक से लो करो, इसका मतलब ऐसा नहीं करो, अगर लार्ज पेमेंट है तो केस मत लो, चेक लो, चेक लोगे तो क्या होगा, बैंक में एंट्री पड़नी है, फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है। पॉइंट नंबर 2, डिस्काउंट अलाउड, जैसे मैंने बताया कि भाई मीनाज भाई ने 11,000 रुपए फी दी, मैंने क्या बताया 1,000 रुपए दी, 1,000 रुपए डिस्काउंट, तो ही बताया कि अगर कोई जात का आपको डिस्काउंट देना है, कोई अलाउंस देना है, कोई राहत देनी है, अगर सामने वालों को बेड डेप सेंक्शन करना है तो उसके लिए कोई अलग पर्सन कर दो, एक इंसान सब काम मत सौंपो। पॉइंट नंबर 6 की जरूरत नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट आता है स्टेटमेंट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, इसको रेगुलर इंटरवल पे कंफर्म करते रहो, कि जैसे एग्जांपल में एक क्लास में 30 बच्चे पास से फी लेनी है, तो 15-15 20-20 दिन में या मैं करता हूँ ना कि भाई तेरी 2,000 का इंस्टॉलमेंट बाकी है, तो रिमाइंड करते रहो, तो खबर पड़े कि कौन से डेटर ने कितना पेमेंट दे दिया है, कौन से डेटर के पास कितना पेमेंट देना बाकी है। तो इस प्रकार से आप केस को लोचे लगने से बचा सकते हो। ये तुम्हारा पहला पॉइंट हुआ, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ केस। कितनी चीज आप इसमें, 2 चीज, केस ज्यादा कैसे बताते, केस कम कैसे बताते, पॉइंट 1। पॉइंट 2, ऑडिटर ये फ्रॉड को कैसे डिटेक्ट करेगा, तो पॉइंट नंबर 3, ये चीज से बचना कैसे, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट आता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एंड असेट, बहुत बड़ी चीज बता दी है, पैसा नहीं, माल में या मिलकत में मिस अप्रोप्रिएट करना, ये भी एम्प्लॉय करते हैं ना, कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज है। There are many methods in which goods can be misappropriated. Example, not entering purchase in the purchase book. माल खरीदा मगर परचेज बुक के अंदर एंट्री नहीं पाड़ी, इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, एक्सपेंस कम हो जाएगा। माल बता नहीं रहे तुम लोग, माल लाए वो, बना के बेच डालो, खबर भी नहीं पड़ेगी। दूसरा, रिकॉर्डिंग मोर कंजप्शन व्हेन एक्चुअल कंजप्शन इज लेस। आपका माल इस्तेमाल हुआ है 10,000 का, मगर आप बता रहे हो 12,000 का, माल तैयार हुआ है 10,000 का, आप बता रहे हो 12,000 का, मोर कंजप्शन, इसका मतलब 2,000 का घोटाला हो गया। सोइंग मोर वेस्टेज, ये पॉइंट नंबर 2 से आप कैसे बताओगे कि भाई हमने इतने माल बनाने डाले, उसमें से 2,000 नंग में से 500 नंग तो खराब निकले, या 500 नंग खराब बने, तो इसका मतलब खराब बने तो भाई स्क्रैप की भी कीमत आती है, मगर ओरिजिनल माल की कीमत 100 रुपए होगी तो स्क्रैप की कीमत 10 रुपए होगी, आपने 90 रुपए का घोटाला कर दिया एक प्रोडक्ट पे। ऑल्टरेशन इन स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर क्या आपने पढ़ा था, फीफो लीफो, ये सब स्टॉल लेजर था ना, तो उसके अंदर चेंजेस लेके आना, आंकड़ा उधर पीछे कर देना। शोइंग लो क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक कम बताना, एक्चुअल में आपके पास स्टॉक 10,000 का, आपने बता दिया 8,000, क्योंकि आपने रूल्स पढ़ा हुआ है, विच एवर इज लोअर, पढ़ा था ना। आखिर स्टॉक बाजार कीमत 15,000 है, टुकड़े कीमत 12,000 है, तो कौन सा लिखोगे 12,000, तो इसमें तुमने घोटाले मार दिए कि भाई उसमें बच सकते हैं, मगर वहां से भी लोचा हो सकता है। नॉट रिकॉर्डिंग रिसिप्ट ऑफ गुड इन स्टॉक रेसिप्ट, माल आया जैसा परचेज वाला पॉइंट है। शोइंग मोर इश्यू ऑफ फिनिश गुड इन एक्चुअल, ये भी बहुत बड़ी चीज है, बराबर। तो ये सब पॉइंट है जिसके जरिए आप गुड्स को, गुड्स अभी गुड्स एसेट बाकी है, गुड्स में लोचे मार सकते हैं। अब ऑडिटर का काम आता है कि वो मिस अप्रोप्रिएशन को ढूंढेगा कैसे। तो सबसे पहली चीज है, ऑडिटर परचेज को परचेज बुक साथ कंपेयर करेगा, उसके साथ परचेज के बिल मांगेगा, उसके बाद ये चीज याद रखना, आपने FI BCom में पढ़ा था परचेज प्रोसीजर, तो साथ में वो गुड रिसीव नोट भी मांगेगा कि अपने गोडाउन में माल आया, तो माल आता है तो बिल होता है ना, कौन सा माल आया, यानी वो हर तरीके से डॉक्यूमेंट पकड़ लेगा।
या तो इनवॉइस भी मांगेगा, रिसीव नोट मांगेगा, स्टॉक का रजिस्टर मांगेगा, परचेज बुक मांगेगा, उसके बाद परचेज के साथ कंपेयर करेगा। ऑटोमेटिकली अगर कोई ने घोटाला मारा होगा तो पकड़ा जाएगा। इसी तरह सेल्स में पूरा वाइज वर्जा, फिजिकल स्टॉक्स विल बी चेक विद द स्टॉक रजिस्टर, फिजिकल स्टॉक चेक करेगा जिसको बोलते हैं एक्चुअल काउंटिंग। तो इस प्रकार से ऑडिटर गुड्स को डिटेक्ट कर सकता है। अब आता है प्रिवेंशन ऑफ गुड्स। अगर आपको लगता है कि ऐसे लोचे लग रहे हैं तो आपको बचने के लिए कौन सी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स विल बी सेंड टू क्रेडिटर एंड डेटर एंड देयर कंफर्मेशंस विल बी ऑब्टेन। सीधी सी बात है कि जिसके पास से आप माल लेते हो या जिसको आप माल बेचते हो तो उसके पास से कंफर्मेशन लेटर मांगो, उसके पास से एक्चुअल बिल मांगो कि कितने का माल आपने लिया है और कितने का माल आपने उसको बेचा है। तो ऑटोमेटिकली आपको खबर पड़ जाएगी कहाँ कितने रुपए का लोचा आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है देयर शुड बी सिस्टमेटिक इंटरनल चेक। इंटरनल चेक का मतलब अपने बिजनेस के अंदर की चेकिंग सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, है ना। वही चीज है कि भाई मैं माल रिकॉर्ड करता हूँ परचेज का, तो माल बेचने वाला इंसान अलग होगा, वो रिकॉर्ड करने वाला अलग होगा। यानी एक इंसान का काम खत्म होते ही दूसरे इंसान को सौंपो, यानी एक इंसान को हर काम सौंपना नहीं है। ये तुम्हारा पहला टॉपिक और हुआ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। अब आता है तुम्हारा तीसरा पॉइंट। ऊपर जो पड़े गुड्स असेट और केस वाले ये एम्प्लॉय करते हैं। अब आता है मैनिपुलेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। जनरली ये लोग कौन करते हैं, मैंने ऊपर बताया, जो टॉप लेवल के होते हैं, डायरेक्टर्स, मैनेजर, वो लोग करते हैं। देखो, बाय मैनिपुलेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट वी मीन टू से दैट अकाउंट आर प्रिपेयर इन सच ए वे so as to show more profit or less profit, even to show a loss where there is no loss। यानी या तो ज्यादा नफा बताना या तो ज्यादा नुकसान बताना, जो कि एक्चुअल में आपको इतना नफा भी नहीं हुआ है और नुकसान भी नहीं हुआ है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका देखो कि दिस टाइप ऑफ फ्रॉड इज डिफिकल्ट टू डिस्कवर। इस प्रकार के फ्रॉड को फाइंड करना इतना आसान नहीं है। एंड यूजुअली कमिटेड बाय, ये कौन करते हैं तो मैंने ऑलरेडी बताया ना कि डायरेक्टर्स, मैनेजर, जो टॉप लेवल के लोग होते हैं वो ये फ्रॉड करते हैं। अब कैसे करेंगे, नहीं क्यों करते हैं, नीचे ऑप्शन दिया है। द ऑब्जेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट मे बी टू शो मोर प्रॉफिट देन एक्चुअली टू शो मोर प्रॉफिट देन एक्चुअली दे आर। यानी प्रॉफिट हुआ 1 लाख, फिर भी मैनेजर और डायरेक्टर प्रॉफिट कितना बताएंगे, 2 लाख। अब सवाल है सर प्रॉफिट क्यों ज्यादा बताएंगे, तो ध्यान देना ऑप्शन क्या है। पॉइंट नंबर 1, अगर कंपनी बोलती है कि प्रॉफिट के ऊपर मैनेजर को कमीशन मिलेगा तो मैनेजर क्या करेगा, ज्यादा कमीशन की लालच में प्रॉफिट ज्यादा बताएगा। पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं प्रॉफिट ज्यादा बताऊंगा तो शेयर होल्डर मीटिंग में क्या बोलेंगे, हाँ भाई ये मैनेजर है तो प्रॉफिट बिजनेस को ज्यादा होता है, तो ये मैनेजर को अगेन ये नेक्स्ट ईयर के लिए हम कंटिन्यू रखेंगे। देखो लिखा हुआ है ना, देयर सर्विस में भी रिटेन, यानी उनको सर्विस करने का वहां पे मौका दिया जाएगा बाय शोइंग टू शेयर होल्डर दैट बिकॉज ऑफ देयर एफिशिएंसी। यानी उन्होंने ज्यादा प्रॉफिट बताया तो शेयर होल्डर को क्या लगेगा, हाँ भाई ये काम अच्छा कर रहा है, फास्ट कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, अब तो नहीं भी पढ़ा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनको शेयर्स के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर डिविडेंड मिलता है। तो सीधा है, प्रॉफिट ज्यादा बता दो उनको डिविडेंड ज्यादा मिल जाएगा, बराबर। पॉइंट नंबर 4 सबसे बड़ा है कि भाई बैंक वही कंपनी को, वही बिजनेस को ज्यादा में ज्यादा लोन, क्रेडिट ऑप्शन देती है जिसका बिजनेस का पॉजिटिव इमेज प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो हमने प्रॉफिट ज्यादा बताया तो हमारे को ज्यादा लोन मिल सकती है, बराबर। मैंने सबसे बड़ा एडवांटेज पॉइंट नंबर 5 है, क्या है, हमारी प्रॉफिट ज्यादा तो मार्केट में हमारे शेयर की कीमत भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी।